नमस्कार आप सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और हम हैं एमबीए यूनिट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर। मैं मिथुन विश्वास आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर है, डेवलपमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से मुख्य प्रकार है या टाइप है या एस्पेक्ट्स हैं, ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम समझेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट की या डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती है और हर एक स्टेजेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको हमने 5 मेजर स्टेजेस में, 5 मेजर स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेज जो है प्रीनेटल पीरियड, जो माता के गर्भ का समय अंतराल है, जब स्पर्म और ओवम मीट करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। उसके बाद एक जिसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं बायोलॉजिकली, जब जो जाइगोट है वो कंप्लीट बेबी या डेवलप्ड बेबी में कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है और फिर दुनिया में आता है। तो वो पीरियड जो 9 मंथ का है वो हमारा प्रीनेटल पीरियड हो गया। यस, उसके बाद इन्फेंसी होगा 0 to 2, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड जिसको कुछ किताबों में 2 to 6 या 3 to 6 बताया गया है। फिर लेटर चाइल्डहुड जो 7 से 11 ईयर्स के बीच का है, और उसके बाद एडोलिसेंस जो 12 से 19, 12 से 18 जिसको हम मानते हैं। तो एक एक स्टेज को एक एक करके हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उस पर्टिकुलर स्टेज की क्या क्या खासियत है या क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। शुरू करते हैं प्रीनेटल या वोम्ब स्टेज या वोम्ब पीरियड हम कह सकते हैं, जो 9 मंथ का होता है। कई बार हम डायलॉग सुनते हैं, तुझे मैंने 9 महीने गर्भ में रखा है। या हम ये बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए मैं 28 साल का होऊंगा या 25 साल का, या जो भी जिसकी एज है उतने साल का होऊंगा, लेकिन मेरी माता के लिए तो मैं उस वो एज प्लस 9 मंथ्स का हूँ। तो दुनिया में और कोई मुझे समझे ना समझे, मेरी माँ जरूर मुझे समझेगी। ये एक कंसेप्ट होता है दैट वी आर द पार्ट ऑफ आवर ओन मदर, उनकी बॉडी से ही हम बने हैं। यस, तो वो प्रीनेटल स्टेज है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, हम देखते हैं जैसे ही ये कंफर्मेशन होता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है या बेबी डेवलप होने लगा है, तो हम चेकअप्स के लिए जाते हैं। चेकअप्स के लिए जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो बेबी का डेवलपमेंट है मदर यूटेरस में, गर्भाशय में, वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई कमी ना रह जाए, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए, इसलिए हम बार-बार जाँच करवाते हैं। इवन कुछ वैक्सीनेशन जो है, कुछ टीकाकरण जो है, अलग-अलग मंथ्स में हम करते हैं, क्योंकि उस टीकाकरण का वो पर्टिकुलर पीरियड है। ओके? तो ये स्टेप्स कैसी होती है? फर्टिलाइज़ेशन के बाद सिंगल सेल बनता है जिसे हम ज़ायगोट कहते हैं। ज़ायगोट ग्रेजुअली डेवलप होता है, ज़ायगोट सिंगल सेल है, जब वो मल्टीपल सेल्स में डेवलप होता है तो वो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो फिर जब ऐसी कंडीशन में आ जाए जब हम उसे पहचान सकें कि वो उसका कौन-सा पार्ट, मतलब एम्ब्रियो का कौन-सा पार्ट हेड बनने वाला है, कौन-सा ट्रंक बनने वाला है, फीट्स या लिम्ब्स कौन से बनने वाले हैं, उसको उस स्टेज को जब हम आइडेंटिफ़ाई कर सकें एक डेवलपिंग बेबी के अलग-अलग पार्ट्स को, वो पहली स्टेज को हम फीटस कहते हैं। और फिर जब वो जन्म लेता है तो वो नवजात शिशु के रूप में, इन्फैंट के रूप में जन्म लेता है। अब ये जो पूरा डेवलपमेंट होता है हमें पता है, जो एग है या ओवम है वो फ़िलोपियन ट्यूब में होता है, स्पर्म जाके उसे फर्टिलाइज़ करता है, फिर वो आता है मदर यूटेरस में और वहाँ जाकर वो बाइंड होता है किससे? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा वो टिश्यू है जो मदर और बेबी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। यस, और ये ब्रिज जो है मदर से ऑक्सीजन, मदर से न्यूट्रिशन, मदर से तमाम चीज़ें जो बेबी के ग्रोथ के लिए चाहिए वो पहुँचाता है। और बेबी से जो CO2 बन रहा है या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो मदर की बॉडी में पहुँचाने का काम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की ब्रिज का काम प्लेसेंटा करता है। हाँ, अगर इस ड्यूरेशन में किसी तरह का एडिक्शन हो, किसी तरह की गंभीर बीमारी हो जाए या कोई दूसरा प्रभाव हो, मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मदर पर हो तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी होता है। और ये प्रभाव हम बोलते हैं, ये जन्मजात जो प्रभाव होते हैं, इनका लंबा इफ़ेक्ट होता है डेवलपमेंट पर, ग्रोथ पर। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में हम कोशिश करते हैं कि मदर जो है बहुत प्रिज़र्व्ड मोड में रहे, बहुत सेफ रहे, ताकि वो किसी तरह के इन्फेक्शन या किसी भी तरह की बीमारी से बच सकें, किसी भी तरह के गलत प्रभाव से बच सकें।
तो ये प्रीनेटल स्टेज हुआ 9 मंथ का, फर्टिलाइजेशन से 9 मंथ का। अब हम बात करते हैं इन्फेंसी की। जब बच्चा जन्म लेता है तो 0 से 2 इयर्स की जो ये टाइम पीरियड है, इसे हम बोलते हैं इन्फेंसी। जो हमने डेवलपमेंट की बात की, उसमें हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है। उसमें हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था। ऐसा नहीं होगा कि इन्फेंसी से सीधे लेटर चाइल्डहुड में पहुंच जाए, एडोलेसेंस में पहुंच जाए। तो एक सीक्वेंस है जिसे वन आफ्टर वन पूरा करना होगा। तो हम बात कर रहे हैं इन्फेंसी की, जो बाद में आता है प्रीनेटल स्टेज की। अब इन्फेंसी में क्या है, सबसे ज्यादा जो रैपिड ग्रोथ हम देखते हैं, मैक्सिमम फिजिकल ग्रोथ जो हम देखते हैं, वो इस फेज में होता है। अगर कुछ दिनों बाद कोई मिलने आए तो वो बोलेगा बच्चा इतना डेवलप हो गया, इतना ग्रो कर गया, है ना, क्योंकि ग्रोथ का रेट बहुत तीव्र होता है। यस। बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट लगभग सेकेंड ईयर में जब हम जाते हैं, मतलब दूसरे वर्ष में जब बच्चा पहुंचता है, तो दूसरे वर्ष तक आते आते बच्चा वर्ड्स जोड़ने लगता है, वर्ड्स बोलने लगता है। ये हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में और डिटेल में पढ़ेंगे। हम इतना याद रखें कि ये जो स्टेज है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का शुरुआती दौर चालू हो जाता है। लगभग 18 महीने से 24 महीने के बीच में ये चालू हो जाता है। अब फिर हम वो बात करेंगे कि डेवलपमेंट कांस्टेंट नहीं है सबके लिए, एक जैसा नहीं है, तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक एवरेज वैल्यू जो है डेवलपमेंट की, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, वो बिगिन हो जाती है लगभग, जो मैंने बात की 18 टू 20, 18 से 24 वाला जो फेज है मंथ्स का, उसमें ये चालू हो जाता है। यस। इसके पहले जो है अलग अलग साउंड्स आते हैं, डेवलप होते हैं, लेकिन वर्ड्स में, और वर्ड्स को, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम जो हो जाता है दूसरे साल तक लगभग चालू हो जाता है, दूसरे साल के अंत तक। अब इसके अलावा है सेंसेस आर एवरीथिंग, क्योंकि इसको हम सेंसरी मोटर स्टेज में भी पढ़ेंगे। ये वो स्टेज है जब बच्चा अपने सेंसेस से सभी चीज समझता है। वो छू कर समझता है, वो सुन कर समझता है, देख कर समझता है। तब हम देखते हैं जब हम कुछ बोलते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, वो अपनी आईज का भी यूज करने की कोशिश करता है कि इसके साथ कोई एक्शन जुड़ा हो जिसको वो रिलेट कर सके। इट मीन्स एवरीथिंग इज द सेंस ऑर्गन्स विच द चाइल्ड हैज। और वो अपने सभी सेंस ऑर्गन से चीज़ों को समझने की, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है। और इस फेज में, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात होता है, 0 ईयर में या पैदा होते से उसको सब तरह का सपोर्ट चाहिए। अब वो टर्न भी नहीं ले सकता। अगर उसको आपने ज़्यादा ऊंचा तकिया दे दिया तो वो अपना सिर भी उस जगह से नहीं हटा पाता। तो कंप्लीटली वो क्या होता है, टॉडलर हम इसको बोलते हैं। और वहां से वो धीरे धीरे 2 साल की एज तक, यानी इन्फेंसी में, वो एक्टिव बच्चा हो जाता है। वो चलने लगता है। पहले तो वो बैठने लगेगा, पहले तो वो पलटी खाने लगेगा अपने ही बिस्तर पे। यस, मूव करने लगेगा, फिर पलटी खाएगा, फिर क्रॉलिंग करेगा, और फिर सपोर्ट लेकर चलने लगेगा। तो इनएक्टिव से एक्टिव मोड में वो आ जाएगा। यस। बिगनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम देखेंगे जब हम बात करेंगे प्याजे साहब का जो चाइल्ड डेवलपमेंट का थ्योरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन प्याजे साहब की बात करेंगे जब हम, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है। मेरे सामने ये डस्टर है। अब ये डस्टर मेरे सामने से हटा लिया गया, है ना, तो मेरे साइट से आउट ऑफ साइट तो हो गया, लेकिन मुझे पता है कि डस्टर जैसी कोई चीज है जो मेरे सामने से हटाई गई, तो मैं डिमांड कर सकता हूँ, नहीं मुझे वो चाहिए, मुझे ला दो। यस। ये इस एज में हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन इन्फेंसी के आखिरी आखिरी तक बच्चा, मतलब शुरुआत में ऐसा नहीं होगा कि बच्चे के सामने कोई चीज रखो और हटा दो तो वो गौर नहीं करेगा, उसके लिए रोएगा नहीं। लेकिन जब वो 1 साल के आस-पास उसके ऊपर आ जाता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है कि उसके सामने कोई चीज़ रखो, उसके सामने आपने कोई झुनझुनी दिखाई और उसको हटा लिया, तो उसको रोने लगेगा कि वो वापस से उसके सामने लाया जाए। या वो अपनी मदर को आइडेंटिफ़ाई करने लगेगा, उसके मदर को देखकर अगर वो मदर आउट ऑफ साइट होती है, तो वो रोने लगता है। ऐसी ऑब्जेक्ट को लेकर परमानेंसी आ जाती है कि ऑब्जेक्ट आउट ऑफ साइट होने के बाद भी आउट ऑफ माइंड नहीं होता। दिमाग में वो इमेज रिस्टोर हो जाती है, और उसके लिए बच्चा डिमांड करता है, या वो ये समझता है कि उसके सामने से कोई चीज़ हटाई गई, वो हटने के बाद भी उसकी इमेज दिमाग में, या उसका परसेप्शन दिमाग में बना रहता है। दैट इज़ व्हाट ऑब्जेक्ट परमानेंसी। इसकी शुरुआत भी इन्फेंसी फेज में हो जाती है। फिर अर्ली चाइल्डहुड। यस, अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, ये 2 साल से या 3 साल से भी हमने बात की थी, 3 से 6 मान लेते हैं चलो। इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये टॉय एज है।
टॉय एज मतलब बच्चा इस एज में खिलौने से बड़ा प्यार करता है। वो बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। वो अपने ही खिलौनों से खेलेगा, उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, देखेगा कि ऐसा करने पर क्या होता है, पलटने पर क्या होता है, तेज दौड़ाने पर क्या होता है, ऊपर से छोड़ने पर क्या होता है। He will or she will do all kind of he or she will do all kind of experiments with their toys। ये प्री स्कूल एज है। हमें पता है लगभग 3 साल की एज में हम नर्सरी में बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं। यस, तो ये जो 3 साल की एज है या जिसको हम प्री स्कूल एज कहते हैं, इसमें बच्चा जो होता है ईगो सेंट्रिक भी होता है। उसे लगता है पूरी दुनिया जो है उसके हिसाब से ही है। मतलब अगर वो खुश तो दुनिया खुश है, वो दुखी तो दुनिया दुखी है, परिवार में कोई दुखी है, परिवार में कोई दुख है तो उसका उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, या बहुत खुश है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसको अपने में ही लगा रहता है, अपनी ही दुनिया में वो रहता है। टॉडलर टू एन एक्टिव चाइल्ड, ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछले स्टेज में भी। वर्ड्स टू सेंटेंस, अभी हमने जो देखा था कि वो वर्ड्स को जोड़ता है। यस, जब आखिरी आखिरी में होता है दूसरे साल के, अब वो क्या होगा, वर्ड्स को जोड़ते हुए सेंटेंसेस बनाने लगेगा। जैसे एग्जांपल ले ले, माँ आ ऐसा बोलेगा जब वो वर्ड्स को यूज कर रहा है ना। तो माँ, तो उसको वो पूरा बोलने लगेगा, मम्मी आ जाइए, आ जाओ, ऐसा कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम करने लगेगा, टुकड़ों में नहीं बात करेगा वो। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत रैपिडली होगा। अब ऑब्जेक्ट परमानेंसी अब कंप्लीटली आ जाएगी। वहां पर शुरुआत थी इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में वो परमानेंट हो जाएगी। अब उसके सामने से आप उसका खिलौना हटा नहीं सकते, नहीं तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। यस, ये ईगोसेंट्रिक एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें याद रखना है। इसमें टॉय एज हमें याद रखना है, प्री स्कूल एज ये तो हमें याद रहेगा ही। हम टीचर से हमें पता है 3 साल की एज में नर्सरी में एडमिशन हो जाता है। मतलब जो हम फाउंडेशन आजकल बात करते हैं न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें हम देखते हैं कि अब बात की जा रही है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो भी प्री प्राइमरी स्कूल्स को सपोर्ट करेगी या डेवलप करेगी, और 3 साल से ही जो फाउंडेशन का फेज है, नर्सरी से लेकर क्लास सेकंड का, उस पर जोर दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर। यस, अर्ली चाइल्डहुड केयर पर। तो ये हो गया हमारा अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6, या हम 2 से 6 बोले। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का दूसरा मतलब ये पूरा चाइल्डहुड का फेज हो गया 3 से 11 साल का, उसमें से 3 से 7, 3 से 6 साल, शुरू के 3 साल, 3 4 5 6, शुरू के 4 साल को हम क्या मानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। और बाद के जो साल है, मतलब 7 8 9 10 11, बाद के 5 साल, इसको हम मानते हैं लेटर चाइल्डहुड, क्योंकि इसके बाद प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और एडोलेसेंस चालू होता है, उसके पहले पहले की बात हो रही है। यस, तो बिगनिंग ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन हम जानते हैं। अगर नर्सरी में बच्चा 3 साल में नर्सरी में पहुंच रहा है, तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी 3 4 5 लगभग 6 साल या 7 साल में वो पहली में एडमिशन उसका हो जाएगा। यस, तो फर्स्ट से लेकर तो फिफ्थ को हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, यहाँ से प्राइमरी चालू हो जाता है। एलिमेंट्री हम 8 क्लास तक को मानते हैं, तो मतलब दोनों ही की ही शुरुआत हो गई। यस, प्राइमरी की स्टार्ट मतलब फर्स्ट से 8 तक को हम एलिमेंट्री कहते हैं, और फर्स्ट टू फिफ्थ को हम प्राइमरी कहते हैं, तो दोनों की बिगनिंग हो गई। इसको गैंग एज कहते हैं। ये जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, जो कुछ अलग नाम दिए जा रहे हैं, स्पेशल नेम दिए जा रहे हैं इन स्टेजेस को, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इन पर काफी बनते हैं कि गैंग एज कौन सा है, तो वो फिर नंबर दे देंगे 6 से 10, 7 से 11, तो आपको गैंग एज पिक करना है, ये याद रखते हुए कि लेटर चाइल्डहुड में ये आता है। अब याद कैसे रखेंगे, तो हमें उस पर्टिकुलर क्लास से याद रखिए। आपने याद रख लिया, पहली से 5वीं का बच्चा जो है ग्रुपिंग में रहता है, अपने 4 5 दोस्तों के साथ ही खाना खाएगा, उनके साथ ही होमवर्क करेगा, उनके साथ ही सारे काम वो करने की कोशिश करता है। दैट इज द गैंग एज, की वो गैंग बनाकर रहने का प्रयास करता है। फिर पीयर ग्रुप, बात वही होगी, गैंग कहाँ पर होगा, जब जिनके साथ आप खेलने जा रहे हैं, स्कूल में आपका ग्रुप हो सकता है। पीयर ग्रुप भी गैंग हो सकता है, आपके जो हम उम्र के बच्चे हैं, चाहे आपके परिवार में कजिन ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनके साथ भी वो काफी समय बिताता है। तो ईगोसेंट्रिक वाली बात थोड़ी सी अब कम हो जाएगी, अब वो ग्रुप में रहना सीख रहा है। यस, ईगोसेंट्रिक बात कहाँ हो गई, जब हम प्री प्राइमरी स्टेज की बात कर रहे थे, इसके पहले वाला स्टेज अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे थे तब। इसे कवर पेज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस फेज में हम ग्रुप में रहते हैं,
तो हमारे तमाम एक्सपीरियंस जो ग्रुप के साथ है, हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ है, पहली से 5वीं की इंसिडेंसेस आपको अच्छे से याद होंगी। और ये एक्सपीरियंस हमारे लाइफ का कवर पेज बनता है, क्योंकि इसके पहले के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्टोर नहीं होता हमारे साथ, लेकिन अब से जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप याद करेंगे अपने बारे में तो आपको फर्स्ट टू फिफ्थ की चीज़ें याद आएँगी, उसके पहले के आपको उतने याद नहीं रहेंगे। अब प्री प्राइमरी में थे, तो वो सारी मेमोरी उतनी ज़्यादा शार्प या उतनी ज़्यादा एग्ज़िस्ट नहीं करेगी जितनी इस फ़ेज़ की करेगी। दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज़ कवर पेज ऑफ लाइफ़ एक्सपीरियंस, कि यहाँ से चालू होता है। फिर एडोलेसेंस जो हम बात कर रहे हैं, जब प्यूबर्टी स्टार्ट, द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इट गोज़ अप टू 19 इयर्स, जब हम एडल्ट कहलाने लगते हैं इसके बाद। यस। तो एडोलेसेंस जो है, ये फेज़ है जो बहुत ही उतार-चढ़ाव का होता है, ये हम सब समझते हैं, हम सब इससे गुज़रे हैं। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हमें शायद यही लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सेल्फ आइडेंटिटी के लिए बहुत लड़े होंगे। खुद से भी, दूसरों से भी, और सबसे ज़्यादा तो उनसे जो हमारी सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। स्कूल में भी ऐसे टीचर जो हमारे पीछे पड़ते होंगे, वो बहुत परेशान करता होगा हमें। और घर पर भी माता-पिता अगर बोलते हैं ये मत करो और अब उठो और अब ये करो, तो हमें बहुत स्ट्रगल हुआ होगा इस फ़ेज़ में इन सब चीज़ों को लेकर। तो इस फ़ेज़ में ऐसा सबके साथ ही होता है, ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल चेंजेस तो आते ही हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पीक पर होते हैं। और इसके अलावा जो हम देखते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस, कुछ हार्मोनल सिक्रीशन जो हैं, जो हमारे स्पेसिफिक सेक्स से रिलेटेड है, मतलब मेल या फीमेल से रिलेटेड है, ये हमें एक्टिव मोड पर मिलते हैं यहाँ पर। यस। क्राइसिस स्टेज, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस स्टेज। यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ते हैं, ये बात हो गई। फ्रीक्वेंट मूड फ्लक्चुएशन, अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर बाद रोने लगेंगे, फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। हम ये भी नोटिस करते हैं, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारे बच्चे इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन इस फेज में ही जो गलत डिसीजंस हैं, एग्जाम रिजल्ट्स के बाद हमें देखने को मिलता है, स्ट्रेस में आ जाना छोटी छोटी बातों पर। ये हम देखते हैं, हमारा दोस्त हमसे बात नहीं कर रहा है तो इस बात की इतनी स्ट्रेस हो जाती है। ऑल सच काइंड ऑफ इमोशनल फ्लक्चुएशंस आर वेरी कॉमन इन दिस फेज ऑफ लाइफ। ये ट्रांजिशनल स्टेज है, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, इस ये बड़ा चेंज आ रहा है, इसको ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं। कहाँ चाइल्डहुड और कहाँ एडल्टहुड, दो अलग दुनिया है, तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट होती है। तो यही मैं कह रहा था कि स्टेजेस का पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा है? तो हमें ये फ़ायदा है कि हम समझ सकते हैं कि इस स्टेज के बच्चों से हम लॉजिकल बातें ज़्यादा करें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बातें ज़्यादा करें, तो ये आसानी से उसको ग्रैस्प कर पाएँगे। यही बातें हम इससे नीचे वाली क्लासेस में करने जाएँगे, मतलब 9 टू 12th में कर लें, इट्स फाइन। अच्छा, ये बात पहले भी हो चुकी है, हम क्लास कैसे पता करेंगे एज से? किसी बच्चे ने हमें कहा कि मेरी एज है 14 इयर्स, तो हमें पता करना है वो कौन-सी एप्रॉक्स कौन-सी क्लास में होगा, तो -5 करें। यस, 14 में से -5 करेंगे तो वो लगभग 9th क्लास में होना चाहिए। यस, क्योंकि हमने देखा 5 ईयर में बच्चा जो है फिर 5वें साल में वो लगभग पहली में पहुँच जाता है, फर्स्ट क्लास में पहुँच जाता है। तो उस हिसाब से वो 9th में होना चाहिए अगर वो 14 इयर्स का है। तो जब भी एज पता हो उससे 5 माइनस करो तो एप्रॉक्स क्लास आपको पता चल जाएगी। ठीक है? और उसके बाद है सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंज होते हैं बहुत ज़्यादा, ये हम सब जानते हैं, ये बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ है। सोशल कैसे हैं कि हमें सोसाइटी में भी, हमारे ग्रुप में भी, हमारे दोस्तों के बीच में भी हमारी एक आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना है। बायोलॉजिकल लड़ाई तो हम हमारी बॉडी में लड़ ही रहे हैं इस फेज़ में। एंड पर्सनल चेंज, पर्सनैलिटी में भी बहुत चेंज आता है। जो ये फ्लक्चुएशन है इमोशन का, उसको जो कंट्रोल करने लगता है, वो बच्चा काफ़ी धीर गंभीर हो जाता है। कोई बच्चा जो है हर बात पर रिएक्शन देने को ही अपनी आइडेंटिटी समझ लेता है, तो हम इसे 11th-12th में ऐसे देखते हैं बच्चे जो हर बात पे अगर उनका रिएक्शन नहीं आया तो उनको लगता है कि मैं क्लास में हूँ या नहीं, या मेरी आइडेंटिटी उस रिएक्शन से जुड़ी है। यस, वी कैन सी इट इन दी वर्चुअल क्लासेस व्हिच आर गोइंग ऑन नाउअडेज़। जो हम वर्चुअल क्लासेस लेते हैं उसमें भी हमें ये देखने को मिलेगा कि इन हायर क्लासेस में जब हम वर्चुअल क्लासेस लेते हैं तो डिसिप्लिन के मैटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ सम ऑफ देम माइट बी फीलिंग दैट देयर आइडेंटिटी इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन दे आर मेकिंग एंड मेकिंग द देयर प्रेजेंस, रिकॉग्नाइजिंग देयर प्रेजेंस इन द क्लास। तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत नॉर्मल बात है, टीचर्स को इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेकर इनके सॉल्यूशंस की तरफ देखना चाहिए कि उसको, उसकी एनर्जी को, उस बच्चे की एनर्जी को, उस बच्चे की जो थॉट प्रोसेस हो उसको दूसरे किस डायरेक्शन में हम ले जाएँ, ताकि
वो इन सब चीज़ों की जगह दूसरी चीज़ को अपना आइडेंटिटी माने, उस जगह पर फ़ोकस करें। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, अगर हम बोलें कि जीवन का सबसे क्रिटिकल स्टेज है तो कोई गलत नहीं होगा। इस फेज में बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस फेस करते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। यस। तो बहुत ज़्यादा उनका ब्रेन एक्टिव भी होता है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्स जो है हमारे बच्चे क्रैक करते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। दुनिया की तमाम जो कठिन परीक्षाएं हैं, चाहे वो जेईई की हो, चाहे नीट की हो, या इसके अलावा भी तमाम कठिन परीक्षाएं बच्चे इस फेज में देते हैं। तो नो डाउट दे हैव अ वेरी शार्प ब्रेन ड्यूरिंग दिस फेज, दोज हु आर एक्चुअली यूजिंग इट। यस। सबका एक जैसा नहीं होगा, ये भी बात तय है। तो यहाँ पर हमारी आज की बात खत्म होती है, हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती है, हमने देखा 5 स्टेजेस होती है। प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलिसेंस। सबसे पहले प्रीनेटल, जब जाइगोट बनता है, स्पर्म और फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से, वहां से लेकर तो 9 मंथ जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता, उसे हम प्रीनेटल फेज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेज, वुम का ये पीरियड माना जाता है। पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस और फिर इन्फेंट जन्म लेता है। ये प्रोसेस है, कैसे ये डेवलपमेंट आगे बढ़ता है या ग्रोथ आगे बढ़ता है। प्लेसेंटा जो होता है मदर यूटेरस का एक हिस्सा है, जहाँ पर जाकर वो बेबी अटैच होता है, वो ये प्लेसेंटा जो है ब्रिज का काम करता है मदर और बेबी के बीच में। किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह की बड़ी बड़ी बीमारी जो है वो मदर को अगर हो जाए इस फेज में, तो उसका प्रभाव बच्चे की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए वी कीप द मदर इन अ वेरी प्रिजर्व्ड मैनर। यस। इन्फेंसी इसके बाद 0 to 2 years, जन्म लेने से 2 साल के मध्य का ये समय है। सबसे ज्यादा फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलेगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ बच्चे का सेंस ऑर्गन है, वो पूरी दुनिया को अपने सेंस ऑर्गन से ही एक्सपीरियंस करता है, उसके आसपास जो भी है। टॉडलर टू एक्टिव बच्चे में चेंज हो जाता है, थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट करता है, क्रॉलिंग करता है। पहले पहले तो मूव करेगा अपने बेड पर ही, पलटी खाएगा, फिर क्रॉलिंग करेगा, फिर वॉकिंग करेगा। बिगनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी, जो हमने समझा, ऑब्जेक्ट हटा लो फिर भी उसे याद रहेगा। इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, ये 3 to 6 years हम बोल सकते हैं का फेज है, और इसे टॉय एज कहते हैं, ये याद रखिए। प्री स्कूल एज है, यहाँ से स्कूल में बच्चा एडमिट हो जाता है। नर्सरी से मेरे ख्याल से 3 साल की एज में लगभग बच्चा नर्सरी में एडमिट हो जाता है। बहुत सेल्फ सेंट्रिक रहता है, एगो सेंट्रिक रहता है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो खुद ही दुनिया है खुद में इस ड्यूरेशन में। और एक्टिव हो जाता है, मूवमेंट करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा सभी चीज़ों को। वर्ड से सेंटेंस बनाने लगता है, जो हमने इसके पहले देखा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर वो सेंटेंसेस बनाना चालू कर देता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी और ज़्यादा परमानेंट हो जाती है। लेटर चाइल्डहुड में अगर देखें 7 से 11 साल की उम्र का जो ये फेज है, इसको हम गैंग एज भी कहते हैं। इसमें प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। बच्चा गैंग में, पीयर ग्रुप में रहना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ये बात छूट गई थी। क्रिएटिव होता है, फर्स्ट फिफ्थ को आप रंगोली बनाने का कंपटीशन बोलो, स्पीच का बोलो, आप उनको ड्राइंग का बोलो, आप उनको सिंगिंग का, डांसिंग का, दे आर रेडी टू। आप इसको थोड़ा सा एग्जांपल हम याद करें। आप स्कूल में कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं, एनुअल फंक्शन है मान लो, तो डांस अगर है, तो डांस ग्रुप सबसे बड़ा आपको फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों का मिलेगा। यस। दे जस्ट वांट टू गो टू द स्टेज एंड जस्ट डांस। यस। अगर हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वो ग्रुप जो है, जो ग्रुप डांस अगर हो रहा है तो छोटा होता जाता है। दे आर वेरी क्रिएटिव, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज हेल्पिंग देम टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, और एक्सप्लोरिंग एनीथिंग, दे वुड ऑलवेज बी रेडी फॉर इट। यस। कवर पेज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, ये हम बात कर चुके हैं कि ये लाइफ एक्सपीरियंस का कवर पेज है, कि यहाँ की बातें हमें काफ़ी याद रहती है। पिटाई भी हुई हो तो भी, इनाम भी मिला हो तो भी, सब कुछ जो भी अनयूजुअल है या जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं इस फेज की, वो हमें याद रहेगी। फिर एडोलिसेंस, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है यहाँ। फिर फ्रिक्वेंट मूड फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, पर्सनल, सभी तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। इंपॉर्टेंट बात जो एक टीचर को पता होना चाहिए वो ये कि इस फेज में बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है, और वो लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी आसानी से समझ सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको प्लांट के बारे में बात करूं और प्लांट को मैं फोटोसिंथेसिस समझाऊं, मुझे फर्स्ट टू फिफ्थ में समझाना है, तो बेस्ट तरीका है बच्चों को गार्डन में ले जाओ, पौधा दिखाओ, पत्ती दिखाओ। यस।
और अगर मिडिल में जाऊँ तो भी कुछ हद तक, अगर पौधा क्लासरूम में लेकर आऊँ या कुछ भी ऐसा मैं स्मार्ट क्लास में पढ़ा दूँ, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर मैं हायर सेकेंडरी में जा रहा हूँ, अगर मैं पौधा नाम भी लूँगा, दे कैन इमेजिन इट एब्स्ट्रैक्टली, वो उसके बारे में सोच सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, दे कैन इमेजिन दैट थिंग। क्योंकि ऑलरेडी एक लाइफ एक्सपीरियंस हो जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, और जैसे अगर मैं उनको बोलूँगा कि एक क्यूबॉइडल शेप की क्यूबॉइडल शेप का एक केक है, तो क्यूबॉइडल शेप का केक है, तो ये क्यूबॉइडल, अब मैं इसके नीचे वाली क्लासेस में बात करूँगा तो इमेजिन करना मुश्किल होगा। तो ऐसी किसी भी तरह के एब्स्ट्रैक्ट वस्तुओं के बारे में बात करें जो सामने रखी नहीं गई है, तो भी वो बच्चा उसको कैच कर लेगा, समझेगा। यस। और मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, क्रिटिकल इन एवरी सेंस, सोशल इमेज बनानी हो, या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं इस फेज में, तमाम तरीकों से ये क्रिटिकल स्टेज है ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। होपफुली आज की क्लास के द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट जो था स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब इस पे बेस्ड जो सीटेट के क्वेश्चंस है आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।